कोरोना महामारी जब आया तो 7 अंधे और एक हाथी की कहानी चरितार्थ होने लगी, बिल्कुल विक्रम और बेताल के कथा की तरह, जिसमें बेताल यानी कोरोना वायरस, विक्रम यानी सरकार के पीठ पर सही उत्तर के इंतजार में सवार हो गया और सरकार अपने पीठ पे अपना सिंहासन लेके चलने का भ्रम उत्पन्न करने में सफल हो गया है। क्या रेत में सर छुपाने से तूफान बिना हानि पहुंचाए गुजर सकती है? तूफान के गुजर जाने का गुमा हमको अच्छा लगता है। बेताल हमारा हमसफर, हमारा हमजात और हमारा आत्मा बन चुका है। कोविड-19 जब आया तो उस पर 7 अंधे और हाथी की कहानी चरितार्थ होने लगी। जिस तरह 7 अंधे ने हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर हाथी की व्याख्या की, ठीक इसी प्रकार संकट और अफरा तफरी के माहौल में सभी ने कोरोना की अपने अपने ढंग से व्याख्या कर सत्यता और संपूर्णता का दावा किया। रोज एक दूसरे के विपरीत रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी। अचानक अदृश्य वायरस के सामने संपूर्ण मानव सभ्यता बौना महसूस करने लगा। विक्रम और बेताल की कथा की तरह बेताल कोरोना सही उत्तर के इंतजार में विक्रम यानी राजा के पीठ पर सवार हो गया है। कथा है कि राजा विक्रमादित्य जब यात्रा में गए तब बेताल उनकी पीठ पर बैठ गया। मार्ग में बेताल राजा को एक कथा सुनाता है। राजा विक्रम को कथा सुनने के बाद कथा में निहित अर्थ की व्याख्या करना है। बेताल के मनमाफिक उत्तर मिलने पर वह राजा की पीठ से उतरने का वादा करता है। इस तरह सही जवाब ही राजा की यात्रा के इस अतिरिक्त अनचाहे बोझ से मुक्ति दिला सकता है। विक्रम बेताल के बीच कहानी की एक वानगी प्रस्तुत है। एक देश में एक सुंदर वेश्या की कोठी थी। सेविका धोबी को कपड़े देने आती तो धोबी उससे पूछता कि वेश्या से अंतरंग के लिए कितनी मुद्रा होनी चाहिए। उसने बचत शुरू की। सेविका को वह बचत का ब्यौरा रोज देता था। सेविका सारी बात वेश्या को बता देती है। कुछ समय बाद धोबी ने बचत करना बंद कर दिया। उसने सेविका को बताया कि अब वह वेश्या से अपने स्वप्न में ही अभिसार करता है। वेश्या ने दरबार में शिकायत दर्ज करके स्वप्न में अभिसार का मुआवजा मांगा। राजा को हतप्रभ देखकर रानी ने फैसला देने का निर्णय किया। दरबार में एक आईना मंगवाया गया जिसके सामने स्वर्ण मुद्रा रख दी गई और वेश्या से कहा गया कि स्वप्न में अभिसार का मेहनताना वह आईने में मुद्रा की छवि के रूप में स्वीकार करे। वेश्या मनमसोस कर रह गई। दरबार रानी की चतुराई पर मुग्ध हो गई। बेताल का प्रश्न था कि रानी ने ऐसा न्याय क्यों किया। दरअसल रानी यह जानती थी कि राजा छुपकर वेश्या से मिलने जाता है और वेश्या के सौंदर्य पर मुग्ध है, इसलिए रानी ने सौत से हिसाब बराबर कर दिया। बेताल राजा की पीठ पर सवारी करता रहा। वर्तमान में सरकार की पीठ पर बेताल कोरोना के रूप में बैठा है और सही उत्तर की तलाश में है। संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में महामारी व्यापक रूप से फैली है। व्यवस्था हमेशा अपनी पीठ पर अपना सिंहासन लेकर चलने का भ्रम उत्पन्न करने में सफल हो गई है। रेत में सर छुपाने से क्या तूफान बिना हानि पहुंचाए गुजर जाता है? हमें तूफान के गुजर जाने का गुमा सुविधाजनक लगता है। बेताल हमारा हमसफ़र, हमजात और आत्मा है। जब यह कहा जाने लगा कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा तो लाजमी है कि हम यह पूछा जाने लगा कि अब साथ ही रहना है तो भैया कोरोना, पहले यह बताओ कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। क्या एक वायरस को धर्म और विचारधारा से जोड़ा जा सकता है? हमने यह भी कर दिखाया है। आज हमारे सामने में वायरस ही नहीं, जहर भी घुला हुआ है। संपूर्ण तालाबंदी का हस्र सत्ता पक्ष विपक्ष
केंद्र और राज्य के बीच सियासी विवाद के रूप में निकला। जाहिर सी बात है कि वायरस का किसी धर्म से लगाव नहीं होता, बेशक धार्मिक जवाबड़े से जरूर होता है, लेकिन हमारे कुंठित तर्कों को उसे किसी एक धर्म से जोड़ना बहुत आसान लगता है। इस महामारी के बारे में तालाबंदी से लेकर उसके उपचार, संक्रमण, मौत तक तमाम मुद्दे पर बहस विचारधारा के आधार पर बटी रही। अगर आप सत्ता के समर्थन में हैं तो आप मानेंगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप सत्ता से सवाल पूछने के आदी हैं, उन्हें लाखों की मौत का जिम्मेदार मानेंगे। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन महामारी विशेषज्ञों को भी पसंद करेंगे जो कह रहे हैं कि महामारी सितंबर 2020 तक खत्म हो जाएगी। अगर आप उन्हें नापसंद करते हैं तो उन लोगों पर यकीन करेंगे जो पूरी दुनिया में लाखों के मरने की आशंका जता रहे हैं। इस संकट पर हिंदू अखबार का एक संपादकीय सोचने पर मजबूर करता है। उसने लिखा था, कोविड के बाद दुनिया दहशत में काम करने वाली हो गई है और कोई भी संस्था, कोई भी मूल्यांकन प्रक्रिया इससे अछूता नहीं रह गई है। इसका मुख्य सबक यह है कि किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को सत्ता, विशेषाधिकार, पैसे और सियासत के प्रभावों से अछूता मानना एक गलती होगी। सवाल है, इन दिनों जब हर चीज़ का राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण हो गया है, तो फिर महामारी इससे कैसे बचे? लेकिन क्या हम समय के लिए पक्षपात को टालकर महामारी को विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ सकते हैं? लेकिन कोविड-19 की रोकथाम को लेकर किए गए फैसले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर लिए गए। ये बुनियादी सबक है। मौजूदा स्थिति बता रही है कि दुनिया के संभवतः सबसे कठिन तालाबंदी का यह नतीजा नहीं निकला जिसकी उम्मीद थी। संपूर्ण देश नहीं बल्कि कुछ राज्य ही हॉट स्पॉट बने रहे, लेकिन इसके लिए एक समग्र नीति का अभाव दिखा। ट्रिनिटी कॉलेज के साथ एक संस्था के अध्ययन में 1100 वैज्ञानिकों ने भारतीय नेताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले में 7 में 1 अंक दिया। डॉक्टर पर पत्थर फेंके गए, गर्मी, गोबर और शराब से इलाज भी ढूंढे गए। ऐसे में वैज्ञानिक सोच वाले प्रगतिशील देश की बात महज बात ही लगता है। साथ ही महामारी से लड़ाई में लोगों का विश्वास नहीं जीतना, आदेशों का बार बार प्रयोग, डेटा की कमी, केंद्र व राज्य स्तर पर निर्णय लेने में पारदर्शिता का अभाव, परस्पर विश्वास की कमी सामने आई। 26/7/2020 को बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार के इंतजाम पर झारखंड हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया था, पर हर जगह अव्यवस्था ही दिख रही है। बिहार पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना की जांच, इससे बचाव और मरीजों के इलाज के इंतजाम का पूरा ब्यौरा मांगा। विडंबना है कि कोरोना के 4 महीने बाद कोर्ट को सरकार के इन बुनियादी तैयारियों का ब्यौरा मांगना पड़ रहा है। बात तालाबंदी की कर रहे थे तो 13/6/2020 को इकोनॉमिस्ट का शीर्षक था, भारत का तालाबंदी वायरस को रोकने में विफल साबित हुआ लेकिन अर्थव्यवस्था को मंद करने में सफल रहा। इकोनॉमिस्ट पत्रिका के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्डोमीटर ने एशियाई देशों का विकास और कोरोना का आंकड़ा को दिखाया है। एशियाई देशों का जीडीपी विकास दर और प्रति 10 लाख आबादी पर मौत की संख्या दिखाया गया है। श्रीलंका जीडीपी -4.6%, मौत 0.6। अफगानिस्तान जीडीपी -5.0%, मौत 38। मलेशिया जीडीपी -6.0%, मौत 6। थाईलैंड जीडीपी -7.1%, मौत 0.8%। भारत
जीडीपी -10.3% और मौत 83। बांग्लादेश जीडीपी +3.8%, मौत 34। चीन जीडीपी +1.9%, मौत 3। वियतनाम जीडीपी +1.6%, मौत 0.4। नेपाल जीडीपी 0.0%, मौत 25। पाकिस्तान जीडीपी -0.4%, मौत 30। इंडोनेशिया जीडीपी -1.5%, मौत 46। यहाँ मौत का आंकड़ा प्रति 10 लाख आबादी पे है। कोविड-19 को लेकर भारत में कठोर तालाबंदी के बावजूद जीडीपी विकास दर और प्रति 10 लाख आबादी पर हुई मौत के मामले में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। बांग्लादेश और चीन जैसे देश ने भारत से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार इन देशों की बात नहीं कर सीधे अमेरिका और ब्राज़ील की मृत्यु दर से तुलना करती है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने 18 नवंबर 2020 को कोविड से प्रति 10 लाख की आबादी पर मरने वालों की संख्या का चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें देश और मरने वालों की संख्या है प्रति 10 लाख आबादी पे। भारत 95, श्रीलंका 3, पाकिस्तान 32, बांग्लादेश 38, म्यांमार 30 और चीन 3, भूटान 0। वियतनाम और थाईलैंड में 1 से भी कम है। वहीं जीडीपी के मामले में बांग्लादेश 3.8% की वृद्धि और भारत -10.3 के नकारात्मक आंकड़े के साथ एशियाई देशों में भारत सबसे पीछे रहा है। प्यू रिसर्च फाउंडेशन के शोध के अनुसार तालाबंदी में भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन वहीं सरकार की एक टीम के ताज़ा अध्ययन के अनुसार अगर वर्ष 2020 में तालाबंदी नहीं होता तो 24 मार्च से तालाबंदी न लगता तो करीब 26 लाख लोगों की मौत के शिकार होते, जो संख्या आज तक सिर्फ 1.6 लाख है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि 22 जनवरी 2021 तक कोरोना के कारण देश में 162 डॉक्टर, 107 नर्स, 44 आशा वर्कर्स की मृत्यु हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत दुनिया के कई प्रतिष्ठित संस्थानों का अध्ययन बताता है कि जिन समाजों में आपसी भरोसे और संस्थाओं में विश्वास का ऊंचा स्तर था, वहां महामारी बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन यह सच है कि तालाबंदी का नकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारत जैसे देश में 1 दशक तक दिखेगा, क्योंकि यह गरीबों की परवाह किए बगैर देश ने तालाबंदी को स्वीकार किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पैसे, काम के अभाव और यहाँ तक कि भूख से तड़पने के लिए असहाय छोड़ दिए गए। यह चर्चा जारी रहेगी कि जब देश में 500 मामले भी नहीं थे तब बहुत कड़ाई से तालाबंदी लगाया गया था, लेकिन जब मामले 2 लाख के करीब पहुंचने लगे हैं तब तालाबंदी में ढील दी जा रही है। प्रमुख देशों में, कम से कम लोकतांत्रिक देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब लगती है। यहाँ बाद में संक्रमण भी खूब हुआ और बहुत कड़े तालाबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था अपंग हो गई। हालांकि नीति नियंता इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया भर में यह कठोर वास्तविकता है। नीति नियंताओं को वास्तव में नहीं पता कि क्या करना है। वायरस के प्रसार तंत्र को पूरी तरह समझा नहीं गया और इसके लक्षणों में भी काफ़ी भिन्नता लगती है। इससे वास्तव में विज्ञान और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीति तय करना मुश्किल हो जाता है। अभी तक इस महामारी से जुड़ी सभी नीतियां आरोपों के आधार पर लिए गए राजनीतिक निर्णय के तहत बनाई गई है। इस बीच विक्रम और बेताल का खेल चलता रहा। रोज एक दूसरे के विपरीत रिपोर्ट आती रही। भय और शंका बढ़ता गया और बेताल विक्रम की पीठ पर सवारी करता रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से कोरोना का
वैक्सीन अगले साल के अंत तक नहीं आएगा। भविष्य में और घातक वायरस हमले हो सकते हैं। कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। अमुक दवाएं कारगर नहीं है। नए स्ट्रेन पैदा हो सकते हैं। इस बीच भारत के स्वास्थ्य नियामक संस्था का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी की गंभीर रोगियों में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। रोगी में एंटीबॉडीज़ मिलना रोग मुक्ति की गारंटी नहीं है। 6 महीने बाद भी ऐसा विरोधाभास। एक शोध के अनुसार कोरोना के वायरस हवा में भी फैलते हैं और संक्रमित करते हैं। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के ताज़ा शोध में WHO को आगाह किया है कि उसका रोग से बचाव का प्रोटोकॉल गलत है और वह उसे बदले। इस नए शोध में वायरस का एरोसोल ट्रांसमिशन संभव पाया गया है। 22 मई 2020 को कोरोना अनुश्रवण और क्रियान्वयन समूह के अध्यक्ष ने 4 संस्थाओं द्वारा आंकड़े देकर बताया कि 22 मार्च 2020 से तालाबंदी की घोषणा से लाखों जानें बची। साथ ही वेस्टर्न कंसल्टेंसी ग्रुप के अनुसार 2.1 लाख जानें तक बची, जबकि 4 अन्य संस्थाओं ने यह आंकड़ा 68,000, 78,000, 51,000, 37,000 बताया है। इसके अलावा देश विदेश के 600 अर्थशास्त्रियों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के अनुसार 15 मई 2020 तक 8,000 से 32,000 जानें बच सकी। सरकार ने रोगियों और मौतों की संख्या किस आधार पर ली यह नहीं बताया। कितने गंभीर रोगियों ने दवा इलाज के अभाव में दम तोड़ा और बच्चे टीकाकरण से वंचित रहे यह भी नहीं बताया। संस्था वर्कलेस के अनुसार इस दौरान करीब 18 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हुआ। करीब 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। एक अध्ययन के अनुसार इस आर्थिक नुकसान के मात्र 2.1% खर्च पर तालाबंदी के पहले ही संदिग्ध शहरों में व्यापक सेरोलॉजिकल जांच करा कर रोग पर कम हानि में काबू कर सकते थे। लेकिन यहाँ मतलब वाले तथ्यों को लेकर अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश है। सरकार उसी सहारे केस मृत्यु दर देने लगी है। बार बार संक्रमण सामुदायिक प्रसार से इनकार किया जा रहा है। लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ जर्मनी ने कहा है कि महामारी ग्रस्त देशों में आंकड़े की रिपोर्टिंग के WHO के नियमों में भिन्नता है। आज भी दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे कम टेस्ट भारत में हो रहा है। राज्य सरकारें आंकड़े कम करने को टेस्ट कम करवाकर मृतकों की असली संख्या भी छुपा रही है। सरकारी दबाव में रिकॉर्ड में भरने का कारण दिलों का दौरा, किडनी या फेफड़े का फेल होना दिखाया जा रहा है, क्योंकि यह वायरस फेफड़े पर हमला कर खून में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, लिहाजा ये अंग प्रभावित होते हैं। यह एक गुमनाम अपराध है। जब बाकी तर्क फेल हो जाते हैं तो बताया जाता है कि अगर तालाबंदी न होता हालात इससे ज़्यादा खराब होती। यह तर्क भ्रामक है। देश के प्रमुख वैज्ञानिकों के समूह इंडियन साइंटिस्ट रिस्पांस टू कोविड-19 के अनुसार तालाबंदी के सभी चरणों के चलते कोई 8 से 32,000 के बीच मौत टाली गई। गौरतलब है कि तालाबंदी यमराज से बचाता नहीं बल्कि उसके आगमन को कुछ समय के लिए टालता है। यानी तालाबंदी लोगों के जान बचाने की तैयारी का समय देता है, लेकिन क्या हम इस समय का सदुपयोग कर पाए, जिसका एक ही जवाब है नहीं। कोरोना महामारी और उसको नियंत्रित करने के लिए लिया गया तालाबंदी का फैसला विचारधारा के आधार पर बंट गया है। यदि आप सरकार के समर्थन में हैं तो आप मानेंगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यदि आप सवाल पूछने के आदी हैं तो आप कहेंगे कि इसके लिए लाखों मौतों के जिम्मेदार सरकार है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए समय रहते हम चूक गए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।
पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।